हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और ये ऐसी सीरीज है जिसमें आपको इधर उधर भागना नहीं पड़ेगा। मतलब 2011 से, चाहे वो किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम क्यों ना हो, और 2020 तक, मतलब जो भी आपके टेट एग्ज़ाम हुए हैं, मान लीजिए 2021 में भी जो भी टेट एग्ज़ाम हुआ है, तो उनके सारे प्रश्नों को मैं इस सीरीज में समाहित करूँगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बाल विकास के 70 प्रश्नों पर बात करेंगे। ठीक है, बहुत ही धांसू प्रश्न होंगे, मतलब सारे एग्ज़ाम में आए हुए हैं। प्रीवियस पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको ये सारे प्रश्न मिलेंगे। 100% गारंटी है कि इससे प्रश्न एग्ज़ाम में आएगा ही। तो वीडियो को बिना स्किप करे जो है देखिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे लाइक कर दीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो 70 प्रश्न शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए। अगर आप पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, चाहे वो बाल विकास हो, ईवीएस हो या हिंदी हो, सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। जो आपको अच्छा लगे आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पहला प्रश्न हमारा लिखा है, हम करके सीखते हैं। यह कथन किसका है? ये कहा है डॉक्टर मेस ने। हम करके सीखते हैं किसने कहा है? डॉक्टर मेस ने। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषा किसकी है? गिलफोर्ड की। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन, ये परिभाषा है गिलफोर्ड की। वो भी किस चीज़ की है? सीखने की है। किस टॉपिक की है? मतलब सीखने की परिभाषा है। व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, मनोविज्ञानशाला उत्तर प्रदेश में कहाँ है? तो ये इलाहाबाद में है। वर्तमान में इलाहाबाद का नाम क्या हो गया है? प्रयागराज हो गया है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1954 में हुई थी। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लिखा है डिसलेक्सिया का संबंध किससे होता है? तो डिसलेक्सिया का संबंध होता है पठन अयोग्यता से। जो लक्स साबुन होती है ना, जब हम उसे लगा करके नहाएंगे, देखिए डिसलेक्सिया में क्या निकल रहा है? लक्स। तो जब हम लक्स साबुन लगा करके नहाएंगे, या मैंने लक्स साबुन लगा करके नहाया, तो हमारी पढ़ने की जो योग्यता थी वो ठीक हो गई। इस तरीके से इसको याद रखिएगा। देखिए, ये तो हो जाता है आपका क्या? डिसलेक्सिया। उसके बाद आता है आपका डिसग्राफिया। क्या आता है? डिसग्राफिया। अगर डिसग्राफिया की बात करें तो ये क्या होता है? डिसग्राफिया में क्या आता है? ग्राफ। ग्राफ आपने देखा होगा गणित में कैसा बना होता है, इस प्रकार से ग्राफ होता है। ठीक है, और उसमें क्या करना होता है? उसमें फिगर बनाना होता है। तो जिसमें ग्राफ यानी लिखना पढ़ना होता है, वो आपका होता है लेखन अयोग्यता। क्या होता है? लेखन अयोग्यता होता है। और बात करें अगर डिसकैलकुलिया की, डिसकैलकुलिया की बात कर लें, डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया में क्या आ रहा है? कैलकू यानी कैलकुलेटर यानी गणना करना। तो गणना यानी गणितीय योग्यता से जुड़ा हुआ है आपका डिसकैलकुलिया। ठीक है, पठन योग्यता से आपका डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया आपका होता है लेखन योग्यता से, डिस्कैलकुलिया होता है गणितीय योग्यता से। ठीक है, ये आपकी अधिगम संबंधी कठिनाइयाँ हैं जो आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, संकल्पनात्मक परामर्श के जन्मदाता कौन है? यह है थॉर्न। कौन है? थॉर्न है। अगला प्रश्न, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? तो ये प्रस्तावित किए थे हल महोदय। हल ने सिद्धांत दिया था पुनर्बलन का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? पुनर्बलन का सिद्धांत, रेनफोर्समेंट थ्योरी। जिसमें बल होगा वही हल चलाएगा। इस तरीके से याद रख सकते हैं पुनर्बलन के सिद्धांत को प्रणोद का सिद्धांत या अंतर्नोद का सिद्धांत भी कहते हैं। अगला है सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित हैं। तो सूक्ष्म शिक्षण से संबंधित हैं D.W. एलन, बुश और एचिसन। ध्यान रखिएगा, सूक्ष्म शिक्षण से जुड़े हुए हैं D.W. एलन, बुश और एचिसन। लिखा है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म। यह पुस्तक किसकी है? तो ये पुस्तक है स्किनर महोदय की। बहुत ही अच्छा प्रश्न। ये पुस्तक है स्किनर महोदय की। स्किनर महोदय ने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था क्रिया
प्रसूत सिद्धांत। ठीक है, इसे आरएस थ्योरी के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? आरएस थ्योरी के नाम से इसे जाना जाता है। और अपने सिद्धांत क्रिया प्रसूत सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए चूहे पर और कबूतर पर जो है इन्होंने प्रयोग किया था। अगर बात करें और सिद्धांतों की तो देखिए, आरएस तो मैंने आपको बता दिया है, ये किसने दिया था? ये दिया था स्किनर ने। सीआर थ्योरी पावलोव ने दिया हुआ है। यशआर थ्योरी थॉर्नडाइक ने दिया है। ठीक है, और इनसाइट थ्योरी यानी अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से जुड़े हुए हैं वर्दीमर, कोहलर और कोफा। स्किनर, पावलोव और थॉर्नडाइक आपके व्यवहारवादी हैं, और आपका वर्दीमर, कोफा और कोहलर आपके गेस्टाल्टवादी हैं। ठीक है, तो ये जो थ्योरीज हैं ये आपको याद रहनी चाहिए। इसका मतलब होता है यहाँ पर स्टिमुलस, आर का मतलब होता है क्या? रिस्पॉन्स। ठीक है, और इनसाइट थ्योरी को सूज का सिद्धांत कहते हैं। स्किनर ने किस पर प्रयोग किया था? कबूतर और चूहे पर। पावलोव ने कुत्ते पर। पाचन क्रिया के लिए पावलोव को 1904 में नोबेल प्राइज दिया गया। थॉर्नडाइक ने अपने सिद्धांत एसआर थ्योरी यानी उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए किस पर प्रयोग करे थे? बिल्ली पर करे थे। और इनसाइट थ्योरी को सिद्ध करने के लिए वनमानुष पर प्रयोग किया था किसने? कोहलर ने, कैनारी द्वीप पर 1916 से 1920 के बीच में। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं। लिखा है CWSN का पूरा नाम क्या होता है? CWSN का पूरा नाम क्या होता है? तो ये होता है चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे जो है CWSN कहलाते हैं। द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म पुस्तक किसकी है? स्किनर महोदय की है। अगला प्रश्न है, ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग का प्रयोग होता है। ब्रेल लिपि और टेप रिकॉर्डिंग का प्रयोग होता है दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के लिए। ब्रेल लिपि के आविष्कारक हैं लुई ब्रेल। कौन है? लुई ब्रेल। अगला प्रश्न, चूहे पर प्रयोग किया किसने? स्किनर ने। बिल्ली पर किसने प्रयोग किया? थॉर्नडाइक ने प्रयोग किया था। काफ़ी बार मैं इसके बारे में बता चुका हूँ आपको, इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो कि एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछे जाते हैं और आप लोग गड़बड़ कराते हैं। तो प्रश्न है हमारा, बुद्धि मापन की भाटिया बैटरी परीक्षण में कितने उप परीक्षण थे? तो 5 उप परीक्षण थे। कौन कौन से थे? पहला था कोह ब्लॉक डिज़ाइन परीक्षण। ठीक है, दूसरा था पास एलांग परीक्षण जो कि अलेक्जेंडर पास ने दिया था। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तीसरा था आपका पैटर्न ड्राइंग परीक्षण। चौथा था तात्कालिक स्मृति परीक्षण। और पांचवा था चित्र निर्माण परीक्षण। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। लिखा स्किनर बॉक्स का प्रयोग हुआ था, तो ये हुआ था प्रसूत अनुबंधन के लिए, मतलब क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए स्किनर बॉक्स का प्रयोग हुआ था। देखिए, थॉर्नडाइक महोदय और स्किनर महोदय आपके अमेरिका के निवासी थे। ये चीज़ें मैंने आपको काफ़ी बार बताई हुई हैं, लेकिन मैं आपको बताता रहता हूँ क्योंकि भूले ना। थॉर्नडाइक महोदय ने सीखने के कुल 8 नियम दिए थे। कितने नियम? 8 नियम दिए थे। 3 प्राथमिक थे, 5 गौण थे। ठीक है, पहला नियम था तत्परता का नियम प्राथमिक नियम में। दूसरा था अभ्यास का नियम। तीसरा था आपका प्रभाव का नियम। तत्परता के नियम को क्या कहते हैं? सीखने की इच्छा जिससे जुड़ी हुई होती है, तत्परता का नियम। अभ्यास का नियम मतलब अभ्यास के नियम को 2 भागों में बांटा गया, उपयोग का नियम और अनुपयोग का नियम। मतलब किसी काम को अगर हम करते रहेंगे लगातार तो स्थायी रहेगा, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो भूल जाते हैं। उसी प्रकार आपका तीसरा होता है प्रभाव का नियम। ठीक है, प्रभाव के नियम को दंड एवं पुरस्कार का, सुख व दुख का, संतोष व असंतोष का नियम भी कहते हैं। ठीक है, फिर आता है 5 आपके गौण नियम है। कौन कौन से? बहुप्रतिक्रिया का नियम। दूसरा था इनका मनोवृत्ति का नियम। तीसरा था इनका आंशिक क्रिया का नियम। चौथा था इनका आत्मीकरण का नियम।
पांचवा था इनका संबंधित परिवर्तन का नियम। ठीक है, तो इनका जैसे बहुप्रतिक्रिया का नियम था, तो इन्होंने बताया कि कोई भी चीज़ सीखने के लिए हम बहुत सारी प्रतिक्रियाएं करते हैं, तो बहुप्रतिक्रिया का नियम। मनोवृत्ति का नियम, जैसी हमारी मन की वृत्ति होगी हम वैसा सीखेंगे, हमारी मन की इच्छा। आंशिक क्रिया का नियम, जो चैप्टर बड़ा हो उसे तोड़ तोड़ के पढ़ना आंशिक क्रिया हो जाती है। आत्मीकरण मतलब पहले तो सीख लिया फिर उसे दैनिक जीवन में उतारना आत्मीकरण। संबंधित परिवर्तन का नियम सबसे महत्वपूर्ण होता है कि सिचुएशन बदल जाए लेकिन जो क्रिया होती है वो एक रहे, वो आपका होता है संबंधित परिवर्तन का नियम। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया था संबंधित परिवर्तन के नियम में कि माँ होती है और एक उसका बेटा होता है, तो माँ जो है अपने बेटे से प्रेम करती है, ये तो पहली सिचुएशन है। और दूसरी सिचुएशन ये होती है कि माँ होती है और उसके बेटे के खिलौने होते हैं, तब भी जो है माँ जो है उसके खिलौने से प्रेम करती है। देखिए सिचुएशन बदल गई लेकिन जो क्रिया है प्रेम वो वही रहती है, तो ये होता है संबंधित परिवर्तन का नियम। अगला है सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित है, तो ये आयोजन, उद्भावन और प्रबोधन जो है ये सृजनात्मक की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। अगला है अंतर्मुखी तथा बहिर्मुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया, तो ये किए थे युंग महोदय। कौन करे थे, युंग महोदय ने किया हुआ था। पर्सनालिटी शब्द जो है परसोना शब्द से बना हुआ है जो कि लैटिन वर्ड है। ठीक है, परसोना का अर्थ होता है मुखौटा। ठीक है, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्धारण युंग ने किया है। स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण का मापन, मतलब स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण किसका मापन करता है, तो ये करता है बुद्धि का मापन। अगला प्रश्न है अधिगम, अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किसका है। मतलब अधिगम जो होता है ये अनुभव तथा प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, ये कहा है गेट्स व अन्य ने। क्यों कहा है, देखिए जब कोई अनुभवी व्यक्ति होगा ना तो वो गेट के अंदर तभी पढ़ाने आएगा जब वो अनुभवी और प्रशिक्षण प्राप्त किए हुए होगा। इसी प्रकार और भी परिभाषाएं हैं, जैसे सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, क्रॉनबेक ने कहा है। गिलफोर्ड के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्यवहार के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। वुडवर्थ कहते हैं कि नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना ही अधिगम है। और भी वुडवर्थ कहते हैं कि सीखना विकास की प्रक्रिया है। ठीक है, मॉर्गन और गिलीलैंड कहते हैं कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिवर्तन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। क्रो एंड क्रो कहते हैं कि सीखना आदत, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अंडरवुड कहते हैं कि सीखना नई प्रतिक्रियाओं को प्राप्त करना है या पुरानी प्रतिक्रियाओं की क्रियाशीलता को बढ़ाना है। रिली और लेविस कहते हैं कि अभ्यास या अनुभूति से व्यवहार में धारण योग्य परिवर्तन ही सीखना है। अगला है अधिगम के पठार के कारण हैं, तो प्रेरणा की सीमा, शारीरिक सीमा और ज्ञान की सीमा जो है अधिगम के पठार के कारण है, तो ये जो है अधिगम के पठार के कारण हो सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएगा। देखिए अधिगम पठार के कारण कैसे, जैसे मतलब प्रेरणा की सीमा मतलब प्रेरणा ना दी जाए, शारीरिक सीमा मतलब अगर बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो अधिगम का पठार होता है। ज्ञान की सीमा मतलब जब बहुत ज़्यादा ज्ञान आप अर्जन करने लगते हैं तो ऐसा आ जाता है कि आप क्या होते हैं, एकदम ठप पड़ जाते हैं। पठार क्या होता है, देखिए जब हम कोई भी चीज़ सीखने जाते हैं तो कभी धीमे कभी तेज़, कभी धीमे कभी तेज़ सीखते हैं, लेकिन एक ऐसी सिचुएशन आती है जिसमें हम कुछ भी नहीं सीख पाते हैं, वो स्थिति आपकी पठार की स्थिति कहलाती है। पठार की परिभाषा है, अधिगम पठार की परिभाषा है, स्किनर कहते हैं कि पठार क्षैतिज है। सॉरी जरा ध्यान रखिएगा, लिखा क्या है, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ कि पठार क्षैतिज प्रसार है जिससे सीखने में उन्नति का प्रत्यक्ष बोध नहीं होता है। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। अगला है विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, यह कथन किसका है।
विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं, ये हरलाख ने कहा हुआ है। अगला है बच्चों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक है सामाजिक परिवेश जन्य तत्व। मतलब सामाजिक विकास को प्रभावित करेगा, समाज ही तो प्रभावित करेगा। लिखा है मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से वर्गीकृत किसने किया हुआ है, तो ये करे हैं मैकडूगल महोदय। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मैकडूगल महोदय ने दिया हुआ है। मैकडूगल महोदय ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं और कितनी प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई हैं, यही तो बहुत ही बड़ा प्रश्न आता है। और आप लोग जो सही करके आते हैं, क्योंकि मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है कि मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया हुआ है, मैकडूगल ने दिया हुआ है। इन्होंने 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति और 14 प्रकार के संवेग बताए थे। ठीक है, जैसे मूल प्रवृत्ति पलायन है, इससे जुड़ा हुआ संवेग है भय, युत्सा से जुड़ा हुआ है क्रोध, निवृत्ति से जुड़ा हुआ है घृणा, संतान की प्राप्ति से जुड़ा हुआ संवेग वात्सल्य, और जब आपके अंदर दुख होता है तो शरणागति की ओर जाते हैं, कामुकता है तो काम की ओर जाते हैं, आश्चर्य होता है तो जिज्ञासा मूल प्रवृत्ति, आत्महीनता संवेग तो दैन्य होता है, आत्म स्वाभिमान तो आत्मगौरव होता है आपका, एकाकीपन होता है तो सामूहिकता, भूख लगे तो भोजन, अधिकार व संग्रहण, प्रतिभाव रचनात्मकता और अमोद हास्य होता है। तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया है। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया है, स्पीयरमैन ने दिया है। इन्होंने बुद्धि के 2 कारक बताए हैं, एक जो है आपका जर्नल फैक्टर और एक आपका स्पेशल फैक्टर। देखिए जो सामान्य कारक होता है यानी जर्नल फैक्टर होता है, ये जन्मजात होता है, जन्मजात। और एस फैक्टर यानी स्पेशल फैक्टर जो होता है, इस थ्योरी को जीएस फैक्टर भी कहते हैं। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, हो सकता है आपसे पूछ ले कि जीएस फैक्टर थ्योरी किसने दिया, तो स्पीयरमैन ने दिया था। तो जो एस होता है ये अर्जित किया हुआ होता है। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया, त्रिआयामी सिद्धांत दिया है गिलफोर्ड महोदय ने। गिलफोर्ड महोदय ने 1967 में बुद्धि का 3D मॉडल जो है संरचना दिया, इसी वजह से इनके सिद्धांत को त्रिआयामी सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने बुद्धि के 3 आयाम बताए, विषय वस्तु संक्रिया और उत्पाद। ठीक है, इन्होंने 3 आयाम बताए थे। ठीक है, देखिए बुद्धि का द्विकारक हो गया, बुद्धि का बहुकारक सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया हुआ है। रॉबर्ट ने बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत दिया हुआ है। बुद्धि का त्रितंत्र का सिद्धांत रॉबर्ट स्टैनबर्ग ने। का व खा का सिद्धांत हैब ने दिया हुआ है। ठीक है, इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। और थ्रस्टन का सिद्धांत, थ्रस्टन ने कौन सा सिद्धांत दिया हुआ है, समूह कारक सिद्धांत। फिलिप बर्नर ने पदानुक्रमिक सिद्धांत। लिखा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, डम्बिल ने कहा है। सीखने के प्राथमिक नियम कौन कौन से हैं, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम मैंने आपको बता दिया है पहले ही। अगला प्रश्न, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने परीक्षण दिया था, तो यह था साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, जो कि 1963 में दिया गया। ये प्रश्न भैया आया हुआ है, ये मत सोचिएगा कि प्रश्न नहीं आया है, एग्जाम में आया है तभी मैंने रखा है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर करेंगे तो ये सारे प्रश्न आपको उसमें मिलेंगे, कोई भी मैं ऐसा प्रश्न नहीं छोड़ूंगा जो आपके एग्जाम में आया हो और मैं इस सीरीज में ना रखूं। ठीक है, अगला सूजन शास्त्र के पिता कौन है, गाल्टन महोदय हैं, बिल्कुल सही बात है। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की, क्रैस्मर महोदय ने करी थी, बिल्कुल सही बात है। किसने करी थी, क्रैस्मर महोदय ने करी थी। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने करी, बिल्कुल सही बात है, क्रैस्मर ने। ठीक है, और इन्होंने जो है निम्न 4 प्रकार बताए थे, एथलेटिक, एस्थेनिक, पिकनिक और डिस्प्लास्टिक। इन्होंने 4 प्रकार बताए थे। फिजिक्यू एंड कैरेक्टर पुस्तक किसकी है, क्रैस्मर की। सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, यह कथन किसका है, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक क्रिया है, तो ये कहा है किसने, क्रो एंड क्रो ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत किसने दिया है,
ये दिए हैं स्किनर महोदय, मैंने आपको अभी बता दिया है। लिखा विद्रोह की भावना किस अवस्था से जुड़ी हुई है, तो ये जुड़ा हुआ है पूर्व किशोरावस्था से। देखिए किशोरावस्था जो है तनाव, तूफान और संघर्ष की अवस्था, ये किसने कहा था? आपको पता ही होगा किसने कहा था, स्टैनले हॉल ने कहा था। स्टैनले हॉल की एक बहुत ही फेमस पुस्तक है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है एडोलसेंस। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो एग्ज़ाम में जो है गड़बड़ हो जाएगा, आपके नंबर नहीं आएंगे। देखिए किशोरावस्था जो है कितने से कितने वर्ष की होती है? 12 से 18 वर्ष की अवस्था होती है। बाल्यावस्था का समय 6 से 12 वर्ष होता है और शैशवावस्था का समय जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। देखिए आकस्मिक विकास का सिद्धांत जो कि स्टैनले हॉल ने दिया था 1904 में, ठीक है। और क्रमिक विकास का सिद्धांत हॉलिंगवर्थ ने दिया था, जो कि किशोरावस्था के दो महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। किशोरावस्था ऐसी अवस्था होती है जिसमें शारीरिक मानसिक विकास जो है काफ़ी अच्छे से होता है। स्वतंत्रता व विद्रोह की भावना होती है, काम शक्ति की परिपक्वता, समूह का महत्व, नायक की पूजा, विषमलिंगी प्रेम, तार्किक चिंतन, जीवन का स्वर्णकाल, दुखों की अवस्था, सब ये किससे जुड़ा हुआ है? किशोरावस्था से। समाज सेवा की भावना, वसंत और पतझड़ ऋतु, ईश्वर व धर्म में विश्वास, आपराधिक प्रवृत्ति का विकास, व्यवसाय का चुनाव, ये किसमें होता है? ये सब किशोरावस्था से जुड़ा हुआ होता है। एक वैलेंटाइन परिभाषा लिखते हैं किशोरावस्था के बारे में, कहते हैं किशोरावस्था अपराध प्रवृत्ति का नाजुक समय है। रॉस कहते हैं किशोरावस्था शैशवावस्था की पुनरावृत्ति है। काल्सनिक कहते हैं किशोरावस्था में किशोर प्रणों को अपने मार्ग में बाधा मानते हैं। स्टैनले हॉल कहते हैं किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव तथा आंधी तूफान की अवस्था है। लिखा है सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, क्या कहलाती है? सीखने का पठार। सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 23 जोड़ी होती है। बिल्कुल सही जवाब है, 23 जोड़ी मतलब 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला है बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र किसने दिया था? स्टर्न ने 1912 में दिया था, ठीक है। लेकिन अगर इस सूत्र की बात करें IQ बराबर MA/CA/100, तो ये दिया था टर्मन ने। किसने दिया था? टर्मैन ने दिया था। कब दिया था? 1916 में, ठीक है। जब बुद्धि लब्धि का सर्वप्रथम सूत्र 1912 में किसने दिया था? स्टर्न ने दिया था, तो IQ बराबर MA/CA था, ठीक है। लेकिन जब 100 से गुणा कर दिया, परिवर्तन कर दिया, किसने? टर्मन ने कर दिया था 1916 में। प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया? थॉर्नडाइक ने। कोहलर संबंधित है अधिगम का सिद्धांत से, बिल्कुल सही जवाब है। कौन से सिद्धांत से? इनसाइट थ्योरी, अंतर्दृष्टि के सिद्धांत से। गेस्टाल्टवादी है ये। गेस्टाल्ट का ये जर्मन वर्ड है। गेस्टाल्ट का अर्थ होता है पूर्णकार या समग्र, मतलब पूरा। बुद्धि का तरल क्रिस्टलीय प्रतिमान किसने दिया? मतलब तरल ठोस का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? RB कैटल ने। देखिए कैटल मतलब केतली, तरल मतलब चाय, तो ठोस केतली में तरल चाय, इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है शिक्षण हेतु मानसिक उद्दीपन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से शिक्षण किसके सुधार हेतु किया जाता है? मतलब मानसिक उद्दीपन प्रतिमान का प्रयोग मतलब किसमें सुधार करने के लिए किया जाता है? ब्रेन स्टॉर्मिंग का प्रयोग सृजनात्मकता के लिए होता है। संवेगात्मक बुद्धि से जुड़े हुए डेनियल गोलमैन। कौन जुड़े हुए हैं? डेनियल गोलमैन जुड़े हुए हैं। लिखा है संज्ञानात्मक संप्राप्ति का न्यूनतम स्तर है, तो ये है ज्ञान। ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण तथा मूल्यांकन, ये संज्ञानात्मक संप्राप्ति के जो है स्तर है, जिसमें से ज्ञान जो होता है ये सबसे न्यून स्तर का होता है। यही एग्जाम में पूछा जाता है। एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है और मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, यह किस प्रकार का अधिगम अंतरण होगा? तो ये किस प्रकार का अधिगम अंतरण होगा? ये होगा ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। देखिए अधिगम स्थानांतरण के 3 प्रकार होते हैं, धनात्मक स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण, शून्य अधिगम स्थानांतरण। क्या होता है कि एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में काम आ जाए तो आपका धनात्मक हो जाता है, और जब काम ना आए तो ऋणात्मक। अब जब शून्य की बात करें, ना ही कोई भी इफेक्ट ना करे, तो आपका शून्य अधिगम अंतरण होता है, ठीक है।
जैसे धनात्मक की बात कर ले तो हिंदी सीखने के बाद भोजपुरी सीखने, ठीक है, तो हिंदी भाषा भोजपुरी सीखने में सहायता करेगी, तो धनात्मक अधिगम अंतरण हो जाएगा, ठीक है। और धनात्मक अधिगम अंतरण को जो है 3 भागों में बांटा गया है, क्षैतिज अधिगम स्थानांतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण या स्थानांतरण, और द्विपार्श्वीय अधिगम स्थानांतरण। क्षैतिज क्या होता है, जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी के समान स्थिति में प्रयोग करा जाए ना, तो आपका क्या होता है, क्षैतिज अधिगम अंतरण होता है। जैसे गणित के सरल जोड़ के बाद हासिल वाले जोड़ सीखना। अब बात कर लें ऊर्ध्व अधिगम अंतरण, ठीक है। लिखा है इसमें देखिए, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है मोटर बाइक चलाना सीख रहा है, जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग किया जाए तो ये क्या हो जाएगा, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण हो जाता है, ठीक है। मतलब साइकिल का ज्ञान था, वो जो है मोटर बाइक में चला रहा है, मतलब परिस्थितियाँ चेंज हो रही ना, साइकिल में कौन सा गियर लगता है लेकिन मोटर बाइक में तो लगता है ना, तो मतलब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में जब प्रयोग कर लिया जाए तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण होता है। और द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण मतलब शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में ज्ञान का स्थानांतरण होता है, द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण होता है। और ऋणात्मक की बात कर लें, जैसे मैंने आपको बताया था कि जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी परिस्थिति में काम ना आए तो ये होता है ऋणात्मक अधिगम अंतरण। जैसे संस्कृत भाषा सीखने के बाद अंग्रेजी भाषा सीखना बिल्कुल ही कोई समस्या नहीं है, मतलब कोई फायदा नहीं होगा। अगर बात करें शून्य अधिगम अंतरण की, जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो सहायक बने ना ही बाधक बने तो आपका शून्य अधिगम अंतरण होगा। जैसे रहीम के दोहे के बाद कबीर के दोहे पढ़ना। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है, तो यह अनुच्छेद 21 है। संगणन का सिद्धांत निम्न में से किसकी व्याख्या करता है, तो संगणन का सिद्धांत निम्न में से स्मृति की व्याख्या करता है। देखिए जो स्मृति के 4 अंग होते हैं, वुडवर्थ ने बताया हुआ है कि स्मृति के 4 अंग होते हैं। वुडवर्थ ने एक थ्योरी दिया था जो थी यशोआर थ्योरी, ठीक है। 4 अंग बताए थे कौन कौन से, सीखना, धारण, पुनः स्मरण और पहचान, ठीक है। ये पॉइंट आपको ध्यान रखने। और स्मृति के 3 तत्व होते हैं, संकेत, संचयन और पुनः प्राप्ति। स्मृति की कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे वुडवर्थ ने कहा है जो बात पहले सीखी जा चुकी है उसे स्मरण रखना स्मृति है। स्टाउट कहते हैं स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, ठीक है। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न, शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है, यह है अंतर्दर्शन विधि। कौन सी विधि है, ये अंतर्दर्शन विधि है, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। प्रश्न आप ध्यान रखिएगा। लिखा है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया है, सोशल लर्निंग थ्योरी अल्बर्ट बंडूरा ने दिया हुआ है 1963 में, ठीक है। कब दिए थे, 1963 में दिए थे। ये कहते हैं जो बच्चा होता है वो अनुकरण करके सीखता है। सामाजिक अधिगम सिद्धांत सोशल लर्निंग थ्योरी किसने दिया हुआ है, अनुभवजन्य अधिगम सिद्धांत जो है कार्ल रोजर्स ने दिया हुआ है। क्षेत्र सिद्धांत जो है किसने दिया हुआ है, कूर्ट लेविन ने दिया हुआ है। आपको पता ही होगा, मैंने आपको काफ़ी बार बताया हुआ है। इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, नहीं तो जो है गड़बड़ हो जाएगा। देखिए लिखा है शिक्षा मनोविज्ञान की सर्वाधिक व्यक्तिनिष्ठ विधि है अंतर्दर्शन विधि। व्यक्तिनिष्ठ विधियां जो है कौन कौन सी हैं, अंतर्दर्शन विधि है, प्रश्नावली विधि है, व्यक्ति इतिहास विधि है, साक्षात्कार विधियां हैं। ये व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियां हैं। और व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी विधियों को 3 भागों में बांटा गया है। व्यक्तिनिष्ठ विधि जिसके अंतर्गत आती है अंतर्दर्शन विधि। अंतर्दर्शन विधि विलियम मुंट ने दिया है। और दूसरी विधि आती है व्यक्ति इतिहास विधि, जो कि टाइडमैन ने दिया हुआ है, ठीक है। इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। और प्रश्नावली विधि आर.एस. वुडवर्थ ने दिया है। साक्षात्कार विधि 1909 में इंग्लैंड में प्रयोग हुई थी। तो ये आपकी कौन सी थी, व्यक्तिनिष्ठ विधियाँ थी। वस्तुनिष्ठ विधि की बात करें तो बहिर्दर्शन विधि, निरीक्षण विधि, समाज मिति विधि, शारीरिक परीक्षण विधि, मूल्यांकन विधि, ये आपकी कौन सी हैं, मतलब वस्तुनिष्ठ विधियाँ हैं। बहिर्दर्शन विधि वाटसन ने दिया है। निरीक्षण विधि मेवा हर्टसान ने दिया है। समाज मिति विधि जे.एल. मोरेनो ने दिया हुआ है। अगर बात करें मनोविश्लेषण विधियाँ तो स्वप्न विश्लेषण विधि और शब्द सहचर्य विधि। स्वप्न विश्लेषण विधि सिगमंड फ्रायड ने दिया हुआ है, ठीक है। और शब्द सहचर्य विधि गाल्टन ने दिया हुआ है। 1879 में जो है इन्होंने 75 उद्दीपक वर्ड्स बताए थे।
लेकिन 1910 में युंग महोदय ने 100 शब्दों की सूची तैयार करी थी उद्दीपक शब्दों की। तो इन पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। और प्रक्षेपी विधियां आती हैं आपकी IBT, SCT, TAT, ये होती हैं, इनको ध्यान रखिएगा। अभी आगे प्रश्न आएगा इस पर। लिखा है दर्पण चित्र परीक्षा किसको मापने हेतु प्रयुक्त होता है? दर्पण चित्र परीक्षण ये होता है अधिगम अंतरण को। अगला है क्लाउड पिक्चर टेस्ट किसके मापन हेतु होता है? ये व्यक्तित्व मापन के हेतु होता है। लिखा है TAT का परीक्षण निम्न में से किसने दिया था? TAT का परीक्षण किसने दिया था? सभी को पता होगा भाई, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, आपको मुँह जवानी रटा होगा, मुझे भी रटा हुआ है। TAT दिए हैं मार्गन व मुरे। कब दिए थे? 1935 में, ठीक है। इसमें कितने कार्ड होते हैं? 30+1 यानी 10 पर महिला का चित्र, 10 पर पुरुष का चित्र, 10 पर महिला पुरुष दोनों के चित्र होते हैं, ठीक है। एक कार्ड खाली होता है, ठीक है। और ये जो होता है 14 वर्ष से अधिक बालकों के लिए होता है TAT। TAT का पूरा नाम थेमेटिक परसेप्शन टेस्ट होता है, हिंदी में जिसे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण या कथा प्रसंग परीक्षण कहते हैं। CAT की बात करें तो चिल्ड्रन परसेप्शन टेस्ट, जिसे बाल संप्रत्य बोध परीक्षण कहते हैं, और जिसे लियोपोल्ड बेलक ने 1948 में दिया था। इसमें 10 कार्ड होते हैं, इन कार्डों पर विदेशी जानवरों के चित्र लगे होते हैं, और 3 से 11 वर्ष के बालकों के लिए होता है। IBT की बात करें तो इंक ब्लॉट टेस्ट जो है हरमन रोस्ता ने दिया था, इस पर 10 कार्ड होते हैं। अगर SCT की बात कर लें, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट पाइन व टेंडलर ने दिया है। सूझ व अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया है? अभी मैंने आपको बताया था, कोहलर। मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्ति संबंध है संवेग से, अभी बता चुका हूँ। पूर्व अनुभव के आधार, लिखा है पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है, ये कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। अगला सामान्य बुद्धि का IQ कितना होता है? सभी को पता है, 90 से 110 के बीच में। प्रतिभाशाली बालक का IQ 130+ होता है। रोशांक इंक ब्लॉट टेस्ट संबंधित है व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी विधि से। किससे? प्रक्षेपी विधि से जुड़ा हुआ है। वह विज्ञान जो संख्यात्मक प्रदत्त को एकत्र करने, विभाजित करने, प्रस्तुत करने, तुलना करने और व्याख्या की विधि से संबंधित है, कहलाता है सांख्यिकी। पिछड़े बच्चों के लिए शैक्षिक लब्धि की अवधारणा किसने प्रदान करी? सिरिल बर्ट ने। चिंतनशील सोच की चर्चा की है जॉन डीवी ने, ठीक है। जॉन डीवी। शिक्षण के कितने ध्रुव होते हैं? शिक्षण के 3 ध्रुव बताए हैं जॉन डीवी महोदय ने, 3DTV, ठीक है। और 2 ध्रुव बताए हैं एडम्स, यानी डमरू में डम की आवाज़ आती है ना, डमरू में 2 ध्रुव होते हैं, तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगला है सीखी गई बात को धारण करने और पुनः स्मरण करने की सफलता विस्मरण कहलाती है। एंड्रिनल ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि हैं अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था किसे कहते हैं? 2 से 7 वर्ष की अवस्था। इंद्रिय जनित गामक अवस्था जन्म से 2 वर्ष की अवस्था होती है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष की होती है, ठीक है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 से 14 वर्ष की अवस्था मानी जाती है। अगला है मूल प्रवृत्ति की एक विशेषता है जो पाई जाती है सभी प्राणियों में, यह जन्मजात व प्राकृतिक होती है। मूल प्रवृत्तियाँ जो है सभी प्राणियों में पाई जाती हैं और जन्मजात होती है और प्राकृतिक होती है। जैसे मान लीजिए अगर आपको भय लगता है तो क्या करेंगे भाई? कोई भी व्यक्ति होगा अगर उसे डर लगेगा तो भाग जाएगा ना। तो वही है कि मूल प्रवृत्तियों की एक प्रमुख विशेषता है कि वो सभी प्राणियों में होती हैं और जन्मजात और प्राकृतिक होती हैं। संज्ञानात्मक विकास से जुड़े हुए कौन? पियाजे महोदय। पियाजे कहाँ के निवासी थे? स्विट्जरलैंड के। ये कहते हैं बच्चे नन्हे साइंटिस्ट होते हैं पियाजे। लिखा है जब मानव शरीर के एक भाग को दिए गए प्रशिक्षण का अंतरण दूसरे भाग में हो तो क्या होता है? द्विपार्श्वीय अधिगम अंतरण। लिखा है दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है क्या होता है? बहुलक। मानसिक आयु का प्रत्यय किसने दिया? बिनेवा साइमन ने दिया है। किसका प्रत्यय? मानसिक आयु का प्रत्यय जो है बिनेवा साइमन ने दिया हुआ है। एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है, बहुत ही साधारण सा प्रश्न है ये और आपको याद भी होना चाहिए, ठीक है। मानसिक आयु शब्द का, मानसिक आयु का प्रत्यय जो है किसने दिया है? मैं आपको बता चुका हूँ, बिनेवा साइमन ने दिया हुआ है। अगला प्रश्न कार्य को आरंभ करने, जारी रखने तथा नियमित रखने की प्रक्रिया है, कौन सी है? ये अभिप्रेरणा है। और ये किसने कहा है? गुड ने कहा हुआ है। गुड ने
क्रोध व भय हैं, संवेग हैं, संवेग हैं। दूसरे व्यक्ति के बाह्य व्यवहार की नकल अनुकरण होता है। मानव व्यक्तित्व के मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है? फ्रायड महोदय ने दिया हुआ है। किसने दिया हुआ है? फ्रायड महोदय ने दिया हुआ है। इन्होंने मनोलैंगिक विकास में क्या बताया था कि नार्सिज्म की प्रवृत्ति होती है। सहसावस्था में बच्चा स्वयं को प्रेम करता है, किशोरावस्था में भी यही होता है। लिबिडो की अवधारणा काम शक्तियों से जुड़ी हुई होती है। इन्होंने 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई। मुखावस्था, जन्म से 1.5 वर्ष की अवस्था जिसे ओरल स्टेज कहते हैं। गुदावस्था, 1.5 वर्ष से 3 वर्ष की अवस्था जिसे एनल स्टेज कहते हैं। तीसरा था आपका लिंग प्रधान अवस्था, फैलिक स्टेज जिसे 3 से 6 वर्ष की अवस्था कहते हैं। चौथा था व्यक्तावस्था जो कि लैटेंसी स्टेज कहलाता है, 6 से 12 वर्ष की अवस्था। पांचवा था जननेंद्रिय अवस्था। तो मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत किसने दिया हुआ है? फ्रायड ने दिया हुआ है। अगर बात करें लिंग प्रधान अवस्था की, 3 से 6 वर्ष की अवस्था, तो इसमें 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं, ऑडिपस ग्रंथि और इलेक्ट्रा ग्रंथि। ऑडिपस ग्रंथि जो होती है जिसकी वजह से जो बच्चा होता है ना, जो बालक होता है वो अपनी माँ से प्रेम करता है, और इलेक्ट्रा ग्रंथि की वजह से जो बच्ची होती है वो अपने पिता से प्रेम करती है। हमारा 69 प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? यह हुई थी 1879 में जर्मनी के लिप्जिंग शहर में, और स्थापना किसने करी थी? विलियम वुंट ने। अंतिम प्रश्न है, क्षेत्र सिद्धांत किस वर्ग का है? तो देखिए, वर्दीमर, कोफ्फा, लेविन और कोहलर आपके गेस्टाल्टवादी हैं। तो क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कूर्ट लेविन ने। तो कूर्ट लेविन कैसे हो जाएंगे? गेस्टाल्टवादी हो जाएंगे। ठीक है, गेस्टाल्टवादी कहते हैं कि जो सीखने की प्रोसेस होती है ना वो एकदम से होती है, और व्यवहारवादी कहते हैं जो सीखने की प्रोसेस होती है वो धीरे धीरे होती है। बस यही अंतर है, ज़्यादा अंतर नहीं है। तो इसी प्रकार से 70 प्रश्न हमारे यहीं समाप्त हुए। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।